आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। अदालत ने क्रिसमस, साल नौ और संक्रांति त्योहारों में एहतियाती इक़दाम करने, अवाम के हुजूम को रोकने को यकीनी बनाने की रियासती हुकूमत को हिदायत दी। साथ ही अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि ओमिक्रॉन शक्ल का जायजा लिया जाए और इस नई शक्ल के सिलसिले में चौकसी इख्तियार की जाए। अदालत ने कोरोना की इस नई शक्ल के पेश नज़र त्योहारों पर पाबंदी आयद करने और इस सिलसिले में अंदरून 2 दिन अहकाम जारी करने की भी हिदायत दी। अदालत ने जोर देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन की रोकथाम के सिलसिले में मरकज की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस पर अमल करे। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एन तुकाराम जी ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 21 दिसंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा नई गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करे। बेंच ने सीनियर वकील एल रविचंद्रा की जानिब से इस खुसूस में दायर करदा अर्जी की समाअत की, जिसमें उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी कि वो क्रिसमस से संक्रांति तक के तमाम त्योहारों के दौरान अवामी इज्तिमात पर काबू करने की हिदायत हुकूमत को जारी करे। चीफ जस्टिस ने अवाम की जानिब से हुनूज मास्क का इस्तेमाल न करने और एहतियाती इक़दाम न करने पर तशवीश का इजहार किया। जब सीनियर वकील ने रियासत की सरहदों पर मैकेनिज्म की जरूरत की निशानदेही की तो बेंच ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो एयरपोर्ट पर कायम करदा उसी तरह की सहूलत के क़याम पर गौर करें और ज़रूरत पड़ने पर अलग थलग रखने की सहूलत के क़याम पर भी गौर करें। बेंच ने कहा कि नई शक्ल से बैन रियासती फैलाव को रोकने की ज़रूरत है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमेरात को रियल स्टेट डेवलपर्स को सस्ते मकानात के मॉडल्स के साथ आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सस्ती रिहाइश के मॉडल माशी तौर पर पसमानदा तबकों को अपने घर के मालिक होने के ख्वाब को पूरा करने में मदद फराहम करेंगे। गवर्नर ने बतौर मेहमान खुसूसी कन्फेडरेशन ऑफ द रियल स्टेट डेवलपर्स यानी क्रीडाई एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तेलंगाना स्टेट एनक्लेव 2021 के पहले कॉन्क्लेव के इफ्तिताह से खिताब कर रही थी। जारी वबाई हालात के दौरान बदली हुई तरजीहात और ज़रूरियात के पेश नज़र डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने एक माहौल दोस्त ग्रीन हाउसिंग तस्वुर को फ़रोग़ देने की तजवीज़ पेश की ताकि तवानाई की खपत को बचाया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि घरों की तामीर इस तरह की जानी चाहिए कि उनमें कुदरती रोशनी और हवा की वाफर मिक़दार मौजूद हो और घरों के अंदर मियारी और सेहतमंद ज़िंदगी को फ़रोग़ दिया जाए। क्रीडाई के तेलंगाना के सदर वी मुरली कृष्णा रेड्डी और कन्फेडरेशन के दीगर सीनियर ओहदेदार इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पुला ईश्वर ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम तबके की तरक्की के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। उनकी इसी फ़िक्र का नतीजा है कि रियासत में 204 असरी सहूलतों से आरास्ता इंग्लिश मीडियम रिहायशी स्कूल और जूनियर कॉलेजेस कायम किए गए हैं ताकि मुस्लिम बच्चे असरी उलूम से आरास्ता होते हुए अपने घर और रियासत और मुल्क का नाम रोशन कर सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़िफ़ देने के अलावा 66 उर्दू ऑफिसर्स के तकर्रुरात के जरिए उर्दू ज़बान को रोज़गार से मरबूत कर दिया, जिसके बाइस दीगर तकर्रुरात में उर्दू ज़बान से तालीम हासिल करने वाले नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे खुल गए। कोप्पुला ईश्वर ने आज अपनी क़यामगाह पर उर्दू अकेडमी की जानिब से डिग्री कॉलेजेस के तलबा के लिए तदवीन करदा उर्दू निसाबी कुतुब की रस्म इजरा अंजाम दी और साथ ही उर्दू मस्कन में वाक़ ऑडिटोरियम की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। అధికార భాషగా చేర్చడంతో పాటు ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ కావచ్చు, కాలేజెస్ కావచ్చు, తర్వాత ఉర్దూ భాష యొక్క అభివృద్ధిని కోరుకునేటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే మైనారిటీస్ ఇక్కడ చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ను కాపాడాలన్నదే ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు దాదాపుగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉర్దూ మీడియంలో నిర్వహణ జరుగుతున్నటువంటి డిగ్రీ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈరోజు పాఠ్య పుస్తకాలను పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా దీనికి ఒక యాప్ కూడా రెడీ చేసి ఈరోజు మనం ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. దాని ద్వారా
तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कौमी यौम किसान के मौके पर किसानों को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने इस खुसूस में सिलसिलावार ट्वीट्स करते हुए रियासत से धान की खरीदी के मसले पर मरकज की मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत से तेलंगाना के टकराव के सिलसिले में एनडीए हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने एक ट्वीट में निशानदेही करते हुए वाज़ेह किया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना ने ज़राअत के मैदान में मुनफरिद तरक्की की है और धान की पैदावार के ज़िमन में क़ब्ल-अज़ीं के रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन मरकजी हुकूमत का इमदाद से इनकार हमारे किसानों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मामले में असल हक़ायक़ यह है कि रियासती हुकूमत ने बार बार मरकजी बीजेपी हुकूमत से धान की खरीदी पर वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान करने और किसानों को परेशान ना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जितना बेहतर होगा रियासत उतनी ही बेहतर होगी। हमारी पॉलिसी है कि रियासत अच्छी है तो मुल्क अच्छा है। रियासती वज़ीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में वक्तन फ़ौक़तन नई सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने आज ज़ू पार्क में सीसीटीवी कैमरों के कमांड कंट्रोल रूम के साथ जदीद सफारी गेट का इफ्तिताह किया। जंगली कुत्तों को बादशाह एनक्लोजर्स में छोड़ा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क बच्चों और बड़ों को तफरीह के साथ साथ मालूमात भी फराहम करता है। चिड़ियाघर में बाकायदगी से हज़ारों सयाह आते हैं, जिसकी मुनासिबत से वक्तन फ़ौक़तन चिड़ियाघर में सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है। चिड़ियाघर में कुदरती तौर पर परिंदों से मोहब्बत करने वालों को राग़िब करने के लिए बनाए गए एनक्लोजर्स में एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में पाए जाने वाले परिंदों की 680 नायाब अक़साम को शामिल किया गया। वज़ीर इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से एक नया ब्रॉड एवरी कायम किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि ज़ू पार्क में 200 सीसी कैमरों के साथ एक कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया ताकि सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके। आज जू पार्क में, जवाहरलाल नेहरू जू पार्क में हम आज विजिट करें। हमारे पीसीसीएफ मैडम, हमारे कुकरोटी डायरेक्टर और दूसरे हमारे फॉरेस्ट स्टाफ क्रिएटर और सब लोग बहुत ये कोरोना के वजह से ज़्यादा दिन 2 महीने लास्ट ईयर भी लॉकडाउन थे, इस साल भी एक 40 डेज लॉकडाउन में थे। उससे थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह बहुत ही थोड़ा हमारे को प्रॉब्लम में आ गया। उसके बाद विजिटर्स भी कम हो गए और जो आमदनी आते वो। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज मीरपेट बल्दिया में 80 डबल बेडरूम मकानात को इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किया। इस मौके पर मेयर दीपूलाल चौहान, डिप्टी मेयर विक्रम रेड्डी और दीगर मुंतखबा नुमाइंदे और आला ओहदेदार मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, పేదవాళ్ళకి చెందినటువంటి చేసిన కార్యక్రమం ఈ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ కార్యక్రమం. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు కాగాలి. ఫస్ట్ పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఆత్మ గౌరవంతో ఉండాలి. వాళ్ళకి ఇస్తున్న ఇల్లు కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉండాలని ఆలోచనతో ఈరోజు డబల్ బెడ్రూమ్ తీసుకోవడం. 2,84,000 డబల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పటికి రాష్ట్రంలో మనం చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా అంచనా ఇవన్నీ పూర్తి అవుతూ ఈరోజు లబ్ధిదారులందరికీ అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల 1,00,000 డబల్ బెడ్రూమ్ ఇంట్లో పూర్తయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ అంతటా కూడా మొత్తం హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉంది. रियासती वज़ीर फाइनेंस शहर टी हरीश राव ने दावा किया कि हुकूमत तेलंगाना किसानों की फलाह बहबूद पर अब तक 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जहां आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। किसानों को मुफ्त बरकी की सप्लाई पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हरीश राव ने कुंडा लक्ष्मण बापूजी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के 7वें फाउंडेशन डे तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने सालाना बजट का 13.5% बजट ज़राअत के लिए मख्तस किया और हर साल 50,000 करोड़ की मदद फराहम करती है। हरीश राव ने किसानों को मशवरा दिया कि वो वक्त और ज़रूरत के लिहाज से ज़राअत करें ताकि हुकूमत और किसान दोनों खुशहाल रह सके। అనేటువంటిది సరైనటువంటిది కాదు. ఇవాళ జాతీయ రైతు దినోత్సవం అంటేనే మరి రైతుల కోసం మనందరం కూడా డెడికేట్ కావాలి. ఒకనాడు వ్యవసాయం అంటే దండగానేటువంటి పరిస్థితి నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా వ్యవసాయాన్ని పండగ మార్చినారు. నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో
ఒకరోజు మనం గుర్తు చేసుకుంటే ఒక 7 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ ఎక్కడుండేది, కరువు కాటకాలు. ఇదే గజ్వేల్ ప్రాంతంలో, ఇదే దుబాక ప్రాంతంలో ఎండాకాలం వచ్చిందంటే మా దగ్గర మంజీర రచయితల సంఘం అని ఉండేది. వాళ్ళు వెళ్ళి గంజి కేంద్రాలు పెట్టేవాళ్ళు. పేదలకు అన్నం లేదు, కరువు వచ్చింది, ఆకలితో ప్రజలు వలసపోతున్నారు, తినడానికి తిండి. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमेरात को अपने दफ्तर में चार मीनार के साकिन मोहम्मद हारून और उनकी अहलिया कौसर बानो को गुर्दों के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 5 लाख रुपयों के लेटर ऑफ क्रेडिट बनाम निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हवाले किया, जिस पर मियां बीवी ने वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। साबिक वजीर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो ईसाइयों में उनकी बिरादरी पर हमले का इशारा देकर खौफ पैदा कर रहे हैं। शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर आला ने मंगल को एलबी स्टेडियम में क्रिसमस डिनर के मौके पर बात करते हुए मुबैना तौर पर कहा कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम बिरादरियों की हिफाजत करे और इस बात को यकीनी बनाए कि किसी पर हमला ना हो। उन्होंने पूछा कि वज़ीर आला किन हमलों का जिक्र कर रहे हैं, कौन ईसाइयों पर हमले कर रहा है, क्या केसीआर के पास ऐसे मुमकिन हमलों के बारे में कोई खास मालूमात है। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि सीएम केसीआर ईसाई बिरादरी को बिलवास्ता पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तेलंगाना में गैर महफूज हैं और उनकी हुकूमत उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उनके बीजेपी आरएसएस बीजेपी के का एक हमेशा से एक हिकमत अमली रही है कि वो अक़लियती बिरादरियों को खौफ में मुब्तला करते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करती है। हालांकि केसीआर बीजेपी के खुफिया इत्तेहादी हैं, लेकिन उन्होंने खौफ की नफ्सियात को इस्तेमाल करने के आरएसएस के हथकंडों को नाफिज करना शुरू कर दिया। शब्बीर अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर की तरफ से ईसाई बिरादरी के साथ किए गए वादे पिछले 7 सालों में पूरे नहीं हुए। 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद क्रिसमस की पहली तकरीबात से खिताब करते हुए केसीआर ने 10 करोड़ रुपए की लागत से क्रिश्चियन भवन की तामीर का वादा किया। उन्होंने यहां तक ऐलान किया था कि 2015 की क्रिसमस नए क्रिश्चियन भवन में मनाई जाएगी। ये वादा पूरा नहीं हुआ और वो मुसलसिल 3 साल तक एक ही वादे को दोहराते रहे। 7 साल गुजरने के बाद भी हैदराबाद में क्रिश्चियन भवन की तामीर नहीं हुई। शब्बीर अली ने कहा कि सीएम केसीआर ने गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान मसीही बिरादरी के फलाह बहबूद के लिए फंड जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए मख्तस रकम को मुकम्मल तौर पर जारी किया गया हो या उसका इस्तेमाल किया गया हो। शब्बीर अली ने कहा कि ईसाइयों और दीगर अक़लियतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन ने उन्हें दीगर तमाम शहरियों के बराबर तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों को अब ये एहसास हो गया है कि केसीआर आरएसएस के एजेंट हैं और वो 2014 से लगातार उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद ही अक़लियतों की फलाही सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दोनों हुकूमतें किसानों को कॉरपोरेट इदारों का गुलाम बनाने पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। हालांकि हुकूमत की ग़िज़ाई पॉलिसी के तहत किसानों की पैदावार खरीदना दोनों हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जीवन रेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को एमएसपी के तहत मुकर्रर करदा कीमतें नहीं मिल रही हैं, इस पर अमल दरामद करवाना हुकूमत के लिए ज़रूरी है। परेशान करने में कोई नहीं छोड़ रहे साहब। जब हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स अप करे तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को हर किस्म की फसल को दिलवाना हुकूमत के जिम्मेदार बनते साहब। मगर यहां पे उधर मरकजी हुकूमत और इधर रियासत, दो हुकूमत मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नजरअंदाज करते हुए आप जो भी फसल आप उगाओ, आप कहीं भी बेच डालो, किसी को भी बेच डालो,
मगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाने में हमारी जिम्मेदार नहीं है बोल के बोले साहब। अब यहां पे खासकर इस बार प्रोजेक्ट्स फुल है सब, और अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत, ये ज्यादा बारिश गिरने की वजह से अब फसल उगाने के वास्ते अच्छी मौका है। मगर क्या है बोले तो आप धान नहीं कल्टीवेट करना, अगर धान कल्टीवेट करे तो मरकजी हुकूमत खरीदने के वास्ते जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अगर मरकजी हुकूमत धान नहीं करे तो हम क्या करना? अरे भाई ये तो दोनों की जिम्मेदारी है, मरकज की जिम्मेदारी है और आपकी भी जिम्मेदारी है। इधर मरकज हुकूमत क्या बोलते, हम जो है बॉइल्ड राइस से लेने में हमको दिक्कत है। अब पूरा हिंदुस्तान में बॉइल्ड राइस खाने वाले कम हो गए, सब लोग रॉ राइस खा रहे। उस वजह से अगर आप रॉ राइस दिए तो हम लेने के वास्ते तैयार है बोल के बोलते। अब ये सेकंड क्रॉप रबी में ये धान जो है ज्यादा नूका होते, सब नूका को क्या बोलते क्या आप, ये नूका ज्यादा होने की वजह से हम रॉ राइस बनाने में मुश्किल है। अगर बॉइल्ड राइस को आप इजाजत दिए तो ही हमको फायदा होते बोल के रियासत हुकूमत बोलते सर। मैं हिस्सा कर रहा हूं बॉइल्ड राइस को रॉ राइस को क्या फर्क है बोल के। बॉइल्ड तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास साले अव्वल में नाकाम सभी तुलबा को कामयाब करार देने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कुछ देर तक हालात कशीदा रहे। कांग्रेस रुकन असेंबली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साल अव्वल के इम्तिहानात में 4,50,000 तुलबा ने शिरकत की थी, जिसमें से 2,35,000 तुलबा नाकाम करार दिए गए हैं। उनमें ज़्यादातर तुलबा का ताल्लुक सरकारी कॉलेज था, क्योंकि कोरोना की वबा की वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे। आज बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ने जो हम 3 घंटा बैठने के लिए ये वजह है कि जो 2,00,000% जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स हुआ उसमें 4,50,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखे हैं। उसमें 2,30,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए। ये जो 2,30,000 स्टूडेंट्स जो फेल हो गए ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं, पूरे बच्चे पूरे स्टेट तमाम स्टेट में ये गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट्स बड़े से फेल हो गए हैं। वो लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, फोन्स नहीं है, टैब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है वो लोगों को। गवर्नमेंट भी जो कोरोना आने के बाद अभी प्राइवेट कारपोरेट कॉलेजों में सब फैसिलिटीज रहता, कहीं को बोलते वहाँ फीस भरने वाला पेरेंट्स रहते, वो लोगों को सहूलत रहता। मगर गवर्नमेंट कॉलेज में जो पढ़ता है वो लोगों को सहूलत नहीं रहता है। गरीब लोग, गरीब स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं कि आप गया 2 साल के पहले भी ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है, वो सब मालूम हो के भी जब भी बहुत लोग स्टूडेंट्स मर गए, फिर अभी भी वो मालूम हो के भी कंसल्ट मिनिस्टर सीएम साहब इसके लिए कहीं को नहीं सोचे। अगर आज भी देखो आज रोज 1-2 बच्चे स्टूडेंट्स मर जा रहे हैं। अभी हम ये बात बोलना है कि 2,30,000 जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को पास करीजिए, लेट मत करो। अभी आप लेट करके डेली एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट्स ऐसा मरते गए तो पेरेंट्स को मुश्किल होता है। ये तरीका नहीं होता, अच्छी बात नहीं होता गवर्नमेंट का। भाई ये जमाने में भी 30 साल के पहले भी वो जमाने भी अगर कोई जब अभी इंटरमीडिएट इम्पॉर्टेंट है, जब एसएससी था वो जमाने भी क्या था, अगर कोई 1, 2, 3, 5 मार्क्स से कोई फेल हो गए तो एसएससी वो लोगों को मार्क्स मिला के पास करते थे वो गवर्नमेंटों में। मगर हम ये बहुत बड़ा सालों से चल रहा है सिस्टम, मगर आज ये
जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी ने आज शेखपेट फ्लाईओवर के तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि ट्रैफिक में जबरदस्त इजाफे के पेश नजर ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलतों के लिए सिग्नल फ्री सड़कों पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआरडीपी प्रोग्राम के तहत 8,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर, अंडरपास, आरओबी और रेलवे अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। अब तक 22 काम 2,000 करोड़ की लागत से मुकम्मिल हुए हैं और बाकी जेर तामीर है। उन्होंने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए के बजट से 25 काम अगले साल तक मुकम्मिल करने का हदफ रखा गया है। आलमी शोहरत याफ्ता इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यानी नुमाइश का इस साल इनेकाद अमल में आ रहा है। ये 21वीं सालाना नुमाइश होगी। कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल इस नुमाइश को मनसूख कर दिया गया था। हुकूमत ने इस साल नुमाइश के इनेकाद की इजाज़त दी है। हर साल इस नुमाइश में 2,000 दुकानें लगाई जाती हैं। ताहम इस साल कोरोना और ओमिक्रॉन के रहनुमाना उसूल के तहत 1400 दुकानें लगाई जा रही हैं। 45 दिनों तक ये नुमाइश जारी रहती है, जिसमें मुल्क की हर रियासत से व्यापारी आते हैं और इन रियासतों की मसनूआत को फरोख्त करते हैं। ये नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहती है। नुमाइश मैदान में नुमाइश की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। नमस्कार, ये सभी व्यूअर्स को हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से नमस्कार। ये नुमाइश की तैयारियां तो चल रही है। 1 जनवरी 2022 से नुमाइश की शुरुआत करने की ज़ोरदार तैयारियां चल रही है। दुकानें तो तमाम बन गए हैं और दुकान के अलॉटमेंट्स भी हो गए। दुकानदार अपने अपने दुकानों में सामान लगाने में जुटे हुए हैं और हम यहाँ पे एग्जीबिशन को पूरी तरह से सेफ बनाने पे जुटे हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोविड रेगुलेशंस जो भी गाइडलाइंस आ रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हुए हम एग्जीबिशन की ऑर्गेनाइजेशन करने का पूरे इंतज़ाम कर रहे हैं। और जहाँ तक के स्टॉल होल्डर्स दूर दूर से आते हैं, अगर कोई किसी ने वैक्सीनेशन नहीं लिया हो तो यहाँ पे वैक्सीनेशन उनको देने की सुविधा का इंतज़ाम कर दे रहे हैं। गुड न्यूज़ है हैदराबाद सिटी के आवाम के वास्ते 1 जनवरी से ओपनिंग के लिए बोले हैं और इस बार जो है एग्जीबिशन बहुत अच्छी लग रही है। रोडें सब चौड़ी चौड़ी हो गई है इसके यहाँ पर और सोशल डिस्टेंस का ख्याल अच्छा रखा जा रहा है और सोसाइटी से गाइडलाइंस अच्छे मिले हुए। एक दुकान पे 4 आदमी रहना, मास्क लगा के रहना, सैनिटाइज रहना, ये सब अच्छे से कर रहे हैं इस बार। और बहुत खुशी है कि सारे व्यापारी जो है जल्द से जल्द यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से। लाखों रुपए यहाँ पर जो है इन्वेस्ट होते हैं। हर गरीब अमीर सबका जो है रोटी रोजी इसी से चलती है। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो है इस बार जो है कोरोना की तरफ से पिछली बार तो नहीं लगी, ऊपर वाला इस बार सबका काम अच्छे से कर दे। लखनऊ में हमारा 30 साल से दुकान है। अभी परसों फेस्टिवल में भी हुआ, अभी ये भी जनवरी का भी एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाला है। अभी हो गए तो हमारा दुकाना चालू कर लेते। अब वो सोसाइटी हमारे को काम कर लो बोल के बोल रहे हैं, हम काम चालू कर लिए सो है। अब बात कोरोना वायरस की। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 38,219 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 177 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस की वजह से जान चली गई, जबकि 190 अफराद ने कोरोना को मात दी। लेकिन रियासत में अब भी 3,596 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नजर आवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। जिले राजन्ना सिलसिला मुस्ताबाद मंडल के गोड़म में हाल ही में दुबई से आने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। इसके बाद उसकी वालदा और बहन की रिपोर्ट भी मुस्बित आने की इत्तला मिली, जिसके बाद मौजू गोड़म में रजाकाराना तौर पर 10 दिन तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। गांव वालों ने यह फैसला किया कि 10 दिनों तक ना ही गाँव का कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर का शख्स गाँव में दाखिल हो सकता है। वाज़ेह है कि 20 दिसंबर को सिलसिला जिले में ओमिक्रॉन का केस दर्ज हुआ था। मकामी शख्स जो 15 दिसंबर को दुबई से हैदराबाद पहुंचा था, उसी दिन उसका कोरोना टेस्ट किया गया। इसके बाद वो अपने आबाई मकाम आ गया। उसके बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट मुस्बित पाई गई, जिस पर उसे हैदराबाद तलब करते हुए उसका जीनोम टेस्ट किया गया, जिसमें उसके ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए जाने का इंकशाफ हुआ। डॉक्टर संजीव रेड्डी मेडिकल ऑफिसर पुतगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने इस बात की तस्दीक की थी कि यह शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद मेडिकल अमले को अलर्ट कर दिया गया था। तिब्बी अमले ने गांव वालों को आगाह किया और उस शख्स से मुलाकात करने वालों का पता चलाकर उनके भी टेस्ट किए जा रहे थे। ओला ऑटो और कैब बुकिंग करने के बाद बाज ड्राइवर्स की जानिब से अचानक
राइड कैंसिल करने की वजह से मुसाफिरीन को काफी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत हाल से ओला के जिम्मेदारों को शहरियों की जानिब से वाकिफ करवाया गया, जिसके बाद इसका हल निकाल लिया गया। बुकिंग ऐप में अब मामूली तब्दीली की गई है। ड्राइवर्स को लोकेशन, पेमेंट वगैरह की तफसीलात अब नजर आएंगी, जिसके बाद अपनी मर्जी से वो बुकिंग कबूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इख्तियार उनको होगा। पहले ये तफसीलात ड्राइवर को पता नहीं होती थी। इस तब्दीली से अब मुसाफिरीन को ड्राइवर की जानिब से राइड कैंसिल की मुश्किल नहीं होगी। तेलंगाना के एसओटी माधापुर की टीम ने मंशियात के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 183 ग्राम कोकेन, 44 नशावर गोलियां, मोबाइल फोन जब्त किए गए। मुलजिमीन की शिनाख्त टोली चौकी के रहने वाले 37 साल मोहम्मद अशरफ विग निजामपेट, बाचूपल्ली के रहने वाले 24 साल रामेश्वर श्रावण कुमार और आंध्र प्रदेश जिले के प्रकाशम के रहने वाले 27 साल तेजा के तौर पर की गई, जबकि असल मुलजिम नाइजीरियाई बाशिंदा जोडे उर्फ क्राइस के तौर पर की गई है। एक इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। हैदराबाद में सरकटी नाश की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयातनगर के करीब बोंगलूर गेट के पास नाश दस्तयाब हुई। मकतूल की शिनाख्त नलगुंडा के रहने वाले 42 साल श्रीनिवास की हैसियत से कर ली गई है। मालूम हुआ है कि वो गुज़िश्ता 1.5 माह से लापता था। पता चला कि ब्रह्मचारी नामी शख्स ने उसका कत्ल किया था और उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी निशानदेही पर नाश जब्त कर ली गई है। मजीद तहकीकात जारी है। पेट बशीराबाद पुलिस ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जिसने सेंटेंस स्कूल की वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लासेस को हैक किया था। इस माह की 20 तारीख को सेंटेंस कॉर्पोरेट स्कूल में 7वीं जमात की ऑनलाइन क्लासेस का लिंक डाउनलोड करने वाले एक नामालूम शख्स ने क्लासेस के दरमियान में नारेबाजी की और एक क्लास टीचर के साथ बदसलूकी की। ये ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड हो गई और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। स्कूल इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। డిస్టర్బ్ చేసి ఆ క్లాస్కి సంబంధం లేకుండా ఆన్లైన్లో ఏదో టీచర్ల గురించి సెంటాన్ స్కూల్లో 20 తారీఖు 12 నుంచి 12:30 సమయంలో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ జూమ్లో జరుగుతున్నప్పుడు 7th క్లాస్ వాళ్ళకి మధ్యలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి దాంట్లోకి ఇంటర్నెట్ ద్వారా చొరబడి క్లాస్ నడుస్తుంటే దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసి ఆ క్లాస్కి సంబంధం లేకుండా ఇంకలాబ్ జిందాబాద్ అనుకుంటా స్లోగన్స్ ఇచ్చి క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేసినారు. అంతలోపు టీచరు అతను నువ్వు ఎవరు అని ప్రశ్నించి సమయంలో అతను సరైన సమాధానం ఇవ్వకపోగా వెంబటే అతన్ని बंजारा हिल्स इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी पर चाकू से हमला कर दिया जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। महबूबाबाद जिले के कोई मंडल से ताल्लुक रखने वाले डी शिवा के कुछ अरसे से मुबैना तौर पर एक दूसरी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात चल रहे थे। इसको लेकर उसकी बीवी रजिता से पिछले 6 महीनों से झगड़ा चल रहा था। शिवा ने कल रात हालत नशा में अपनी बीवी पर उस वक्त हमला कर दिया जब वो इंदिरा नगर इलाके में एक मकान में काम कर रही थी। मकामी लोगों ने फौरी मुदाखलत करते हुए रजिता को अस्पताल भेज दिया और मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। सालेवल बीटेक के तालिबे इल्म ने हॉस्टल की बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। यह वाकया बिच्चूपल्ली के एक हॉस्टल में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त शिवा नागोले के तौर पर हुई है। शिवा बाचूपल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेरे तालीम था और उसी इलाके में एक हॉस्टल में मुकीम था। आज सुबह शिवा ने हॉस्टल की इमारत की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी और मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल के अमले की इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें एक खुदकशी नोट बरामद हुआ जिसने शिवा ने जाती वजूहात की वजह और डिप्रेशन को खुदकुशी की वजह बताया। एहसान नगर में एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन की शॉक लगने से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एहसान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ बोराबंडा के इलाके में गोपी एक बरकी खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था। काम करने के दौरान बरकी शॉक लगने से खंबे पर ही वो फौत हो गया। एहसान नगर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके ज़ाब्ते की कार्रवाई की। आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर तम्मिनेनी सीताराम श्रीकाकुलम में कबड्डी खेलते हुए गिर पड़े। एक टूर्नामेंट के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेली और उसी दौरान वो गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर उठा लिया गया, ताहम वो इस वाकये में जख्मी नहीं हुए।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।